दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AR के। दोस्तों साइंस का एक टॉपिक है जो कि जितने भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने आपको दिख रहा होगा, परिसंचरण तंत्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक जो जानकारियां हैं वो बताना चाहूँगा कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान जिसे क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का जो फादर है, जीव विज्ञान की जो खोज की थी वो अरस्तु ने की थी। अरस्तु साहब ने क्या किया, जीव विज्ञान की इन्होंने खोज की थी। अब देखिए जो बायोलॉजी हमारी होती है, ये बायोलॉजी भी एक टाइप की नहीं होती है। ये बायोलॉजी में भी दो पार्ट होते हैं इसके। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है अपना जूलॉजी, जिसे बोलते हैं प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र। और जो दूसरी हमारी है वो बॉटनी, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। यस या नो? ठीक है जी। ये यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ गई कि साहब बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो फादर है वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में प्राणी विज्ञान कहते हैं, प्राणी शास्त्र कहते हैं, या बॉटनी को हिंदी में जो बोलते हैं वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र बोलते हैं। जूलॉजी के जो पिता थे वो अरस्तु साहब ही थे, जो अरस्तु ने ही जूलॉजी की खोज की थी। लेकिन जो हमारी बॉटनी है, हमारी जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान में हमारे जो पेड़ पौधे हैं ना, ये आते हैं इसमें। पेड़ पौधे जितने भी हमारे पादप हैं ये सारे किस में आते हैं, ये वनस्पति विज्ञान में आते हैं। वनस्पति विज्ञान की जो खोज की थी, जो उसके फादर थे वो थे थियोफ्रेस्टस। उसका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस था। ठीक है, यहाँ तक ये जो बेसिक जानकारी है ये आपके आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने सबसे पहले बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र में क्या होता है। देखिए परिसंचरण तंत्र एक मतलब सर्कुलर सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। किसका सर्कुलेशन होता है, ब्लड का परिसंचरण होता है। इसमें क्या होता है, परिसंचरण होता है कि हमारे जितने भी अंग हैं बॉडी के, जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, उन सभी अंगों में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड बहता है। इसके बारे में हम इस जो चैप्टर हमारा टॉपिक है इसमें हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है, यानी इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है साहब, अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, ओके सर। अब सर्कुलेट बात आती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी। इसकी जो खोज की थी ना, वो एक साइंटिस्ट था, विलियम हार्वे नाम था उसका, विलियम हार्वे। और कब की थी, 1628 में इसकी खोज उन्होंने की थी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि परिसंचरण तंत्र में हम ब्लड पढ़ेंगे, हम हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं हम पढ़ेंगे। ये इसके मुख्य रूप से ये इसके भाग होते हैं। इसमें हार्ट भी हम पढ़ेंगे, इसमें ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ब्लड वेसल भी 3 टाइप की होती है हमारे पास, 3 टाइप की होती है साहब ब्लड वेसल। पहली हमारी है धमनी, अरेटरी, जिन्हें बोलते हैं अरेटरी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। दूसरी हमारी है जिन्हें हम सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास है केशिका बोलते हैं। यस या नो? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो रुधिर वाहिकाएं वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रकार है इसका धमनी, सेकंड है सिरा और थर्ड है इसका केशिका। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो परिसंचरण जो तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। पहला है एक तो खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा हमारे पास है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन का मतलब ये है कि इसमें ना जो रुधिर है वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहेगा। जो हमारा ब्लड है ना, ये हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, इसमें चैम्बर पाए जाते हैं, उन चैम्बर में ब्लड
बहता है। लेकिन यहाँ पर जो बंद परिसंचरण तंत्र है ना, इसमें जो हमारा रुधिर है वो रुधिर वाहिकाओं में ही बहता है, हमारी धमनी और शिराओं में ही बहता है, केशिकाओं में ही बहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है ना, उसमें रुधिर हीमोसील गुहा से होकर बहता है। इसमें कैविटी पाई जाती है ऐसी, ये कैविटी इसमें पाई जाती है जिसमें ब्लड ऐसे फ्लो होता है। ये ब्लड यहाँ ऐसे ब्लड भरा रहता है, तो इसमें रुधिर वाहिकाओं में ब्लड नहीं बहता, इसमें ओपन रहता है, खुला रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जितने हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, कीटों में बंद परिसंचरण तंत्र कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। कैसा? खुला परिसंचरण। और जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में भी कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मोलस्का में जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस में भी क्या होता है? ऑक्टोपस में भी खुला परिसंचरण तंत्र ही होता है, खुला परिसंचरण तंत्र भी होता है। ठीक है, उसके बाद एक एनालिडा संघ का जो केचुआ होता है, इसका अपवाद है। इस केचुए में है ना, इस केचुए में बंद परिसंचरण पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ध्यान रखना एक चीज़ की बात का कि जितने भी अकशेरुकी प्राणी हैं, उन सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यस या नो? यस सर। ठीक है जी। लेकिन अब देखो, जो केचुआ है ना, ये अकशेरुकी भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जा रहा? इसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जा रहा है। इसमें कैसा पाया जा रहा है? बंद पाया जा रहा है। तो इसका ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि केचुए में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? केचुए में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब आते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की तरफ, कि जो रुधिर है वो रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। हमने अभी पढ़ा है कि रुधिर जो है ना, वो रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। रुधिर किससे बहता है? रुधिर वाहिकाओं से होकर बहता है। एग्जाम्पल हमारी जो मछली होती है, सरीसृप जितने भी होते हैं, उभयचर, जानते हो उभयचर क्या होता है? जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और ये जो पक्षी, स्तनधारी, ये सारे क्या हैं? ये कसूर के जंतु हैं। और इन सब में जो कसूर के जो हमारे प्राणी हैं, इन सब में कैसा पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन अपवाद में क्या है? अपवाद में साहब जो केचुआ है ना, केचुआ क्या है? अकशेरुकी है, लेकिन इसमें कैसा पाया जाता है? इसमें बंद पाया जा रहा है। तो क्या हुआ इसका? ये अपवाद हो गया कि जो केचुआ है वो अकशेरुकी है, लेकिन इसमें कैसा पाया जा रहा है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया। और हमने पढ़ा क्या है कि जो कसूर के जो प्राणी होते हैं उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो अकशेरुकी हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप, केचुआ जो होता है ना, केचुआ का जो खून का जो रंग है ना, वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। बोलो साहब इसमें क्या बड़ी बात होगी, लाल तो हमारा भी होता है। बिल्कुल हमारा भी होता है। क्यों होता है? इसमें एक वर्णक, एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, इसके कारण क्या करता है इसके कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि जो केचुए में है ना, केचुए में इस आरबीसी नहीं पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स नहीं पाए जाते। इसमें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, ना कि आरबीसी में। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि केचुए का रंग के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि केचुए के जो हीमोग्लोबिन है ना, वो आरबीसी में नहीं पाया जाता। वो किस में पाया जाता है? वो इसका प्लाज्मा जो द्रव होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हीमोग्लोबिन काम क्या आता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट, हीम समूह जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो एक वर्णक होता है। ये क्या है? एक वर्णक होता है, जिसके कारण ब्लड का जो है, ब्लड क्या कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ये काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। किसके परिवहन में? ऑक्सीजन के परिवहन में ये क्या होता है? परिवहन में सहायक होता है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस या नो? बोलिए यस सर। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं इनको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए चीज़ों को देखने में। ठीक है जी, यस या नो? यस सर।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखो हमने क्या क्या देख लिया। हमने बता दिया कि जो परिसंचरण तंत्र है उसमें के अंदर अंदर हमारे जो भाग है, ये अपना हार्ट हो गया, हमारा जो रुधिर हो गया, वो रुधिर वाहिकाएँ होगी। रुधिर वाहिका हमने 3 प्रकार की बताई। एक होती है हमारी धमनी, एक होती है हमारी धमनी, एक होती है हमारी शिरा, और एक होती है हमारी केशिकाएँ। यस या नो? यस सर। और हमने परिसंचरण तंत्र के भाग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, खुला और बंद, वो हमने देख लिया। जो खुला होता है वो किस में पाया जाता है? वो अकशेरुकी में पाया जाता है। लेकिन जो बंद होता है वो किस में पाया जाता है? वो कशेरुकी में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, और केशिकाएँ क्या होती है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जो धमनी होती है, जो आर्टरी जो होती है, ये है ना, ये ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती है? ये हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये है ना, ये है जो ब्लड है हमारा, जो खून है हमारा, उसको पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई करती है। कहाँ से लेकर? हार्ट से ले जाती है, हार्ट से पकड़ती है ब्लड को और पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। ये इसका क्या हो गया? मुख्य कार्य हो गया। मैंने यहाँ लिखा है कि हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब देखो शिराएँ क्या होते हैं? वेन क्या होती हैं? वेन जो होती है ना, ये जो ब्लड धमनियों के माध्यम से कहाँ पहुंचा है? धमनियों के माध्यम से अंगों के पास पहुंचा है ना, उस ब्लड को वापस अंगों से कहाँ लाती हैं? वापस हृदय में लाती है। यस या नो? यस सर। ठीक है, आगे देखिए आप। धमनी में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। शुद्ध रुधिर का मतलब क्या है यहाँ पर? शुद्ध रुधिर का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसमें ऑक्सीजन घुली होती है। किसमें? शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। यानी ये रक्त कैसा होता है? ये ऑक्सीजनित रक्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारी एक धमनी है, वो उस धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। इस धमनी में है ना अशुद्ध रक्त बहता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। क्या आ सकता है कि ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रुधिर बहे। तो नाम क्या लिखना है आपको? फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। यस या नो? यस सर। ठीक है, बात करते हैं शिराएँ जो होती हैं। हमने कहा साहब कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनियाँ हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाती हैं। और एक हमारे पास अपवाद है, जो हमारी फुफ्फुसीय जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये चीज़ हमने बता दी। ठीक है, शिरा में हमने कहा कि जो रक्त धमनियाँ ले जाती हैं कहाँ? हृदय से अंगों के पास, वहाँ अंगों से इस रक्त को, इस रुधिर को वापस हृदय में कौन लाती हैं? शिराएँ लाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ये वापस लाती है ना, तो अपने साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ले आती है। यानी ये रुधिर कैसा हो जाता है? अब अशुद्ध। तो ये मैंने लिखा है कि इनमें जो शिराएँ हैं उनमें कैसा रुधिर पाया जाता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। यानी इसमें CO2 की मात्रा क्या रहती है? ज़्यादा। यानी ये भी ऑक्सीजनित रहता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। यस या नो? अब सुनो, इसमें भी एक अपवाद है। और अपवाद क्या है? अपवाद है कि जो फुफ्फुसीय जो शिरा होती है, जो पल्मोनरी जो वेन होती है, उसमें कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। दोनों के एक अपवाद हो गए। यानी एक धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, उस धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी। और एक शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, उस शिरा का नाम है फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। क्या होती है धमनी की दीवारें? ये धमनी है हमारी, इसकी जो दीवारें हैं ना, ये दीवारें इसकी जो दीवारें क्या होती हैं? ये मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं? आप सुनो, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्योंकि जब रुधिर जब हृदय से निकलता है, तो यहाँ से जो प्रेशर है, रुधिर का जो दाब है ना, यहाँ ज़्यादा रहता है। यहाँ जब ये निकलती है हृदय से, तो यहाँ दाब क्या रहता है?
प्रेशर ज़्यादा रहता है। यदि यहाँ प्रेशर, यदि इसकी दीवार पतली रहेंगी ना तो प्रेशर से ये फट सकती है, यहाँ पर क्या कर सकती है, मतलब फट सकती हैं। इस कारण जो धमनी की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं, क्योंकि जब रुधिर हृदय से फ्लो होगा, हार्ट से निकलेगा, तो उस समय प्रेशर क्या आता है, ज़्यादा है। जब हार्ट पंप करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यदि इस धमनी की दीवार पतली हुई तो फट सकती है। इसलिए फटने से बचने के लिए धमनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, इसकी जो वाल होती है वो कैसी होती है, वो मोटी होती है साहब। कैसी होती है, मोटी होती है। मैं लिखा है यहाँ पर रुधिर दाब क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी रुधिर दाब, ब्लड जो प्रेशर है, जो बीपी है, वो यहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। कहाँ पर, धमनियों में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी सर। ठीक है, अब देखो, इन धमनियों के द्वारा ही बीपी मापा जाता है। ध्यान रखना, जो डॉक्टर जो बीपी मापता है ना, जो मैनोमीटर होता है, उसके द्वारा जो डॉक्टर बीपी मापता है वो बीपी कहाँ से मापता है, वो धमनियों से मापता है। हमारे हाथ के ये लगा देता है, वो लगा के, और जी ये जो मरकरी का जो इसके होता है, फिर इसके एक वो दबाने का होता है, इसको दबाता है, फुस करके हवा इसमें निकलती है, तो इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है। तो याद रखना, ब्लड प्रेशर हमेशा किसका मापा जाता है, हमेशा धमनियों का मापा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, सिराओं का ब्लड प्रेशर नहीं मापा जाता, क्योंकि सिराएँ तो क्या करती हैं, वापस ब्लड को ला रही हैं ना, वापस ला रहे हैं, तो प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। देखो, जो धमनियाँ होती हैं त्वचा की, किसमें होती हैं, गहराई अंदर होती हैं। ध्यान रखना, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, धमनियों में इंजेक्शन नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि ये अधिक गहराई में होती हैं, अधिक गहराई में होती हैं, इसलिए डॉक्टर क्या नहीं लगा सकता इनमें इंजेक्शन। यहाँ धमनियों में कभी भी नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है जी, सबसे बड़ी जो धमनी है उस धमनी का नाम है महाधमनी एरोटा। सबसे बड़ी धमनी क्या है, महाधमनी एरोटा। ठीक है, इधर हम आते हैं। हमने देखा कि जो धमनी है उसकी दीवार मोटी होती है, लेकिन जो सिरा है, जो वेन है, उनकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है। क्या दिक्कत है पतली होने में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर पतली होने में, क्योंकि जब ब्लड अंगों तक पहुँचा है तो वापस आएगा तो प्रेशर वैसे ही कम रहेगा, ब्लड का प्रेशर टूट चुका होगा, इतना प्रेशर नहीं रहता, इसलिए इसकी दीवार क्या रहती है, पतली रहती है। और हमेशा ध्यान रखना, सिराओं का जो मैंने बोला है भी कि रुधिर दाब यानी रक्त का दाब कैसा रहता है, कम रहता है। यस या नो। अब सुनो, जब ब्लड डोनेट किया जाता है, क्या किया जाता है, ब्लड डोनेट, ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है, हमेशा सिराओं में से ही ब्लड निकाला जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, धमनियों में से कभी भी ब्लड नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता, क्योंकि त्वचा की गहराई में होती है, त्वचा की गहराई में डॉक्टर आसानी से इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अरे त्वचा की निचली परत पे होती है तो कैसे लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। जो सिराएँ होती हैं त्वचा की कहाँ पर होती हैं, सतह पे के ऊपर होती हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी डॉक्टर से सुई लगाई होगी ना, तो उसने आपके हाथ को मसल के तुरंत वहाँ इंजेक्शन लगा दिया होगा आपकी नस में। तो यानी ये त्वचा कहाँ पर पाई जाती हैं, सतह पर पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी जो सिरा है उसका नाम है महासिरा वेना कावा। क्या नाम है, महासिरा। क्या है सबसे बड़ी सिरा, महासिरा। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अग्र महासिरा और एक होती है पश्च महासिरा। इसके दो भाग होते हैं, यानी ये एक हार्ट के ऊपर की ओर होती है, एक हार्ट के नीचे की ओर होती है। एक हार्ट के ऊपर की ओर होती है और एक हार्ट के नीचे की। ये तो होती है ऊपर की ओर, यस या नो, ऊपर की ओर। ये होती है नीचे की ओर, ध्यान रखना। जो नीचे की ओर जो पश्च महासिरा होती है, पश्च महासिरा जो होती है उस साइज में किससे बड़ी होती है, अग्र महासिरा से। मैं आपको इसको चित्र दिखाता हूँ, मैंने चित्र लगाए हैं नीचे इसमें, ये देखिए आप। ये है आपकी पश्च महासिरा। कौन सी सिरा है, पश्च महासिरा। और ये है आपकी कौन सी, अग्र महासिरा। यानी ये शरीर के ऊपर भाग से जो ब्लड आएगा उसको लाकर हार्ट में डालेगी, और ये निचले भाग से जो ब्लड आएगा उसको हार्ट में लाकर डालती है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखो, अब आप देखें कि जो धमनी होती है उसमें कपाट नहीं पाए जाते। क्या होती है, धमनी, उसमें वाल्व यानी कपाट वाल्व नहीं पाए जाते, लेकिन किसमें, सिराओं में जो क्या पाए जाते हैं,
वाल्व पाए, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। क्यों कपाट क्यों पाए जाते, वाल्व क्यों पाए जाते हैं? इसमें वाल्व इसलिए पाए जाते हैं ताकि जो रुधिर है ना, रुधिर है वापस ना जा सके, बैक ना जा सके, ब्लड का बैक ना जा सके, ब्लड वापस ना जा सके। बोले साहब इसमें क्यों नहीं पाया जाता धमनी में? अरे भाई धमनी में है ना, वैसे प्रेशर से ब्लड निकलता तो वापस आने का तो कारण ही नहीं बनता, तो धमनी में वापस कैसे आएगा? लेकिन जो सिराएं हैं इनमें वापस जा सकता है। अरे अशुद्ध रक्त तो वापस चला जाए, ऐसा नहीं होता, इसलिए इनमें क्या पाया जाता है? वाल्व। जैसे यहाँ पर देखो जो ये जो इनमें संकुचन होता है, क्या होता है? संकुचन होता है, जिससे ये ब्लड को आगे धकेलते रहते हैं और वाल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे ब्लड आगे निकला, जैसे ब्लड आगे निकला वाल्व क्या हो गया? यहाँ वाल्व क्या हो गए? बंद हो गए। जैसे ब्लड आया वाल्व खुल गया, यानी तो इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, यस या नो। अब यहाँ मैंने लिखा है बीपी को मापने का जो यंत्र है स्फेगोमोनोमीटर। कौन सा है? स्फेगोमोनोमीटर, यस या नो। तो ये बीपी मापने का क्या हो गया? यंत्र है। इसका नाम थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है इसको? इसको भुजा पर लगाया जाता है, भुजा पर लगाया जाता है। और कौन सी धमनी पर? इसको ब्रोंकियल धमनी पर लगाया जाता है। कौन सी धमनी? ब्रोंकियल धमनी, जो हमारी बाजू में पाई जाती है। कहाँ होती है? हमारी बाजू में पाई जाती है ब्रोंकियल धमनी, यस या नो। बोलो बोलिए यस सर। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। बीपी मापने का यंत्र आपको पता है स्फेगोमोनोमीटर, यस या नो? यस सर, ठीक है। अब देखिए किसी व्यक्ति का जो सामान्य बीपी होता है, नॉर्मल व्यक्ति का सामान्य बीपी होता है वो 100 mm 120 और 80 mm एच जी होता है। यानी जो हाईएस्ट होता है वो 120 होता है और जो लोअर होता है वो कितना होता है? 80। ये mm जो एच जी है ये मरकरी के दाब के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। हमने देख लिया धमनी, हमने देख ली सिरा। थर्ड नंबर हम देखेंगे केशिका। क्या देखेंगे? केशिका, कैपिलरीज। देखिए सबसे छोटी रुधिर वाहिका, यानी ये धमनी और सिराओं से क्या होती हैं? छोटी होती है। अब देखो इनमें मिश्रित रुधिर पाया जाता है, यानी इसमें ब्लड है ना शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिक्स रहते हैं इसमें। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा एक तरफ तो शुद्ध रक्त बहेगा, एक अशुद्ध रक्त बहेगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाकर हमारा ब्लड एक जगह मिक्स होता है और वो किन में होता है? वो कैपिलरीज में होता है, वो केशिकाओं में होता है। देखिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, ये रहा, ये हमारी क्या है? ये हमारी केशिका है। क्या है? हमारी केशिका है, केशिका है। ये हमारी क्या है? सिरा है, सिरा है। ये हमारी क्या है? धमनी है, धमनी। इन दोनों को जोड़ती है आपस में, ये जोड़ रही, देखो ये इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं और आपस में जोड़कर ये यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लड मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर ब्लड मिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, यस या नो? ठीक है, ये चीज़ आप उसका ध्यान रखना होगा कि मैंने लिखा है इसका कार्य क्या है? ये धमनी और सिरा को जोड़ती है, यस या नो? यस सर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे समझ में आया कि केशिका क्या होती है? साहब केशिका जो होती है वो धमनी व सिरा को आपस में जोड़ती है और ये सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं और इनमें जो ब्लड होता है वो कैसा बहता है? वो मिश्रित रूप से बहता है, मिश्रित रूप से इनमें ब्लड बहता है, यस या नो? यस सर, ठीक है। अब देखिए अब सुनो इधर ध्यान से देखो आप, ये हमारा क्या है? ये हमारा, मैं थोड़ा सा को जूम कर देता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिखे। ये है हमारा हार्ट। क्या है हमारा? ये हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, यस या नो? यस सर। अब देखो हृदय के 4 भाग होते हैं। ये देखो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यह एक पेशीय अंग होता है। क्या होता है? पेशीय अंग होता है, यानी पेशियों से मिलकर बना होता है। पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है। ये जो है ना मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा? मुट्ठी, मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, पेशीय अंग होता है, ठीक है। थर्ड बात क्या है कि ये इसमें ना संकुचन होता है। सॉरी संकुचन में अच्छा नहीं लगता शब्द थोड़ा, संकुचन तो इसको नहीं कहूँगा, संकुचन तो मैं इसको नहीं कहूँगा। संकुचन तो होता है बिल्कुल संकुचन होता है, लेकिन मैं इसको संकुचन नहीं कहूँगा। मैं इसको बोलूँगा कि ये है ना धड़कता है। क्या करता है ये धड़कता है, धड़कता है साहब, ये धड़कता है। क्या करता है? पंप करता है। ये क्या करता है? पंप करता है। किसको पंप करता है? पानी को? पानी को नहीं करता ये किसको करता है? रुधिर को, ब्लड को करता है, यस या नो? यस सर, बोलिए। यस सर।
ध्यान रखना, जो हमारा हृदय है वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने से ही ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। यदि पंप ना करे तो प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड कैसे पहुंच पाएगा? ब्लड आराम से बहेगा, ब्लड के ऊपर कोई दाब नहीं है तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो मस्तिष्क के पास नहीं पहुंचेगा, पैरों में नहीं पहुंचेगा, हो सकता है किसी अंग में ना पहुंचे। यस या नो? तो अब हम देखते हैं इसकी कार्यविधि, ये काम कैसे करता है हमारा हृदय। हृदय के 4 भाग होते हैं हमारे, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होता है आपका दायां आलिंद। क्या होता है? दायां आलिंद। एक होता है आपका दायां निलय। क्या होता है आपका? दायां निलय। एक होता है आपका बायां आलिंद। क्या होता है? बायां आलिंद। बायां आलिंद। एक होता है आपका बायां निलय। बायां निलय। हम कह सकते हैं हमारे हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। हमारे हृदय में ब्लड है ना, कभी भी एक जगह नहीं होता, मिक्स नहीं होता, हृदय के अंदर नहीं होता। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हमारी बॉडी में नहीं होता, नहीं, जो हृदय है उसके अंदर ब्लड मिक्स नहीं होता। अब सुनो काम क्या। दायां आलिंद, सबसे पहले जो शरीर से आने वाला जो रुधिर है ना, ये आ रहा शरीर से आने वाला रुधिर, ये आ रहा साहब, यहाँ ये नीचे से आ रहा। ठीक है। ये रुधिर आके दाएं आलिंद में भर जाता है। ये किस में भर जाएगा? ये दाएं आलिंद में भर जाता है। दाएं आलिंद में रुधिर यहाँ पर भर जाता है। किस में भर जाता है? दाएं आलिंद में भर जाता है। अब जैसे ही भरेगा तो ये जो वाल्व है ना, ये वाल्व ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और ये रुधिर कहाँ यहाँ आ जाएगा? किसमें? दाएं निलय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? दाएं निलय में आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखना भाई, ये रुधिर है ना, ये कहाँ से आया है? ये हमारे शरीर से आया है। ये शुद्ध नहीं है। ये क्या है? अशुद्ध रक्त है। कैसा है? अशुद्ध रक्त है। अब दाएं निलय में भरने के बाद यहाँ जो वाल्व पाए, जो कपाट पाए जाते हैं, यहाँ भरने के बाद कपाट खुल जाते हैं, और रुधिर इस धमनी के द्वारा, धमनी का नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। मैंने कहा था एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और उस धमनी का नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। और इसके द्वारा ये जो रक्त है ना, ये रक्त है फेफड़ों के पास पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पर? फेफड़ों के पास रक्त पहुंचा दिया जाता है। फेफड़े इस रक्त को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें मिला देते हैं। अब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त अब क्या हुआ है? शुद्ध हुआ है। CO2 यहाँ से अलग कर ली गई, CO2 बाहर छोड़ दी गई। अब ये जो शुद्ध रक्त है ना, ये शुद्ध रक्त क्या करता है? फुफ्फुस सिरा के माध्यम से, फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से कहाँ जाता है? फुफ्फुस सिरा के बाद से आपके बाएं आलिंद में आकर भर जाता है। बाएं आलिंद में आकर भर जाता है। बाएं आलिंद भरने के बाद ये कपाट खुलते हैं। कपाट खुलेंगे, अरे भाई ये भरेगा तो खुलेंगे तो, अरे मांसपेशियों से बना हुआ था, हड्डी थोड़ी होती है इसमें जो नहीं खुलेगी, मांसपेशियों से बने होते हैं कब ये भी। तो ये खुलता है और कहाँ जाता है? बाएं नीला में पहुँच जाता है। बाएं नीला में पहुँच जाता है। अब ये जैसे ये वाला भरेगा, बाएं नीला भरेगा, कपाट क्या हो जाएंगे? यहाँ से बंद हो जाएंगे, और इधर वाले जो इस महाधमनी है, ये महाधमनी, इसके कपाट खुल जाएंगे, और इसके माध्यम से ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड है इन महाधमनियों के माध्यम से कहाँ पहुँचा दिया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उस धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब ये वापस शरीर में चला गया, फिर वापस इन महासिराओं के माध्यम से वापस कहाँ आ जाता है? हार्ट में। यानी रुधिर है ना, हमारे हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए हमारे मानव में कैसा पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बोलो यस या नो? यस सर। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो। ठीक है। आगे मैंने सब कुछ नोट्स लगा रखा, आपके लिए सब कुछ बना रखा है मैंने। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपकी देखो चित्र देख लीजिए, ये आपकी आर्टरी होगी, देखिए आप, ये आपकी धमनी हो गई, ये आपकी वेन होगी, जो रेड कलर की होती हैं, जिनमें जो धमनी होती है उनमें क्या बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध रक्त बहता है? धमनियों में बताइए आप। जो धमनियाँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो सिराएँ होती हैं उनमें, जो धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, जो सिराएँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। इनमें क्या बहता है?
शुद्ध रक्त, अभी तो बताया था बार बार, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। यस या नो? यस सर। ठीक है, हमने ये चीज़ें देख ली, ये चीज़ आपने देखी होगी, ये चीज़ आपने देखी होगी, ये चीज़ आपने देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने चित्र देख लिया होगा। ठीक है, ये आपकी आर्टरी होगी, ये आपकी वेन हो गई। ठीक है, देखिए इसमें वाल्व नहीं दिख रहे आपको आर्टरी में, इसमें वाल्व आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर वाल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन एक धमनी में वाल्व होते हैं। कौन सी धमनी में? बोलो। इस महाधमनी में वाल्व नहीं दिख रहा आपको, इसमें वाल्व होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? अपवाद है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। ये आपकी आरबीसी होगी, आरबीसी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आपके आरबीसी ऐसे होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हृदय के बारे में हम अच्छे से, ये तो मैंने आपको ऐसे हृदय के बारे में बिल्कुल उसकी प्रोसेस बताई। अब हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में, बिल्कुल ढंग से सटीक जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देखते रहिए। आप तो मानव जो हृदय होता है ना, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, यानी हार्ट की स्टडी कौन सी ब्रांच में की जाती है साइंस की? तो ये ब्रांच है कार्डियोलॉजी। किस में की जाती है? कार्डियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। यस या नो? हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम। कितना होता है ये? 300 ग्राम होता है। रंग कैसा होता है इसका? लाल रंग का होता है साहब। कैसा होता है? बोले साहब ये अल्लाह तो लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है साहब। ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको। पेशियों से क्या होता है? बना होता है। उस पेशी क्या नाम है? मायोकार्डियम या कार्डियक मसल्स। उस पेशी, ये किन पेशियों से बना होता है? मायोकार्डियम या कार्डियक मसल से बना होता है। और हृदय एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। एक झिल्ली इसके बाहर की ओर पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या नाम है झिल्ली का? पेरिकार्डियम झिल्ली। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रुधिर जिस झिल्ली द्वारा घिरा होता है उस झिल्ली का नाम क्या है? तो आंसर क्या आना चाहिए? पेरिकार्डियम झिल्ली। ये रही, देखो आप, ये थोड़ी चित्र है जो थोड़ा सही सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पेरिकार्डियम जो झिल्ली है, ये देखो इसके बाहर ये रही पेरिकार्डियम झिल्ली। ये आपने देखा हो। देखो हृदय 3 परतों से मिलकर बना होता है। कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। परत फर्स्ट है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, इसको मैंने सही कर दिया है कि हृदय हमारा 3 परतों से मिलकर बना होता है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कितनी परतों से मिलकर बना होता है? 3 परतों से मिलकर बना होता है। परतों का नाम दोबारा से देख लीजिए, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये देखिए आप, ये इसकी, ये आपकी पेरिकार्डियम है। जो क्या है? पेरिकार्डियम में लिखा है ना आपको कि एक झिल्ली के द्वारा घिराव, जिसे क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। झिल्ली थी भी 3 प्रकार से बनी होती। ये जो परतें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ये आपकी क्या हो गई? मायोकार्डियम। ये आपकी क्या हो गई? एंडोकार्डियम। और ये बाहर वाली आपकी क्या हो गई? एपिकार्डियम। यस या नो? यस सर। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन सम्मिलित होते हैं पेरिकार्डियम। इन तीनों झिल्ली को सम्मिलित रूप से पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम झिल्ली इनको हम कहते हैं। ठीक है, रुधिर का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? जो हृदय है हमारा, जो हार्ट है, वो रुधिर को क्या करता है? पंप करता है, अर्थात रुधिर को अंगों तक भेजने का काम, अंगों तक भेजने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, क्रियाविधि देखिए अब, समझा दी वैसे आपने, लेकिन अब देख लीजिए आप। हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के बीच अर्थात वक्ष गुहा में क्या होता, स्थित होता है। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। जो ये जो प्रकोष्ठ किसके द्वारा बटे होते हैं? सेप्टम के द्वारा बटे होते हैं। किसके द्वारा? ये मान लो आपका हार्ट ऐसे मैं बना, ये ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ आपका हार्ट, ये 4 भागों में बटा होता है। तो ये इन्हें सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम के द्वारा बटा होता है। ठीक है, ये आपके आलिंद हो गई दोनों, ये आपके क्या हो गए? नीले हो गई। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हृदय है वो किसके द्वारा बटा होता है। ठीक है, इसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं और दो आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। दायां व बायां, यानी दायां आलिंद व बायां आलिंद, दायां नीला व बायां नीला। ठीक है, अब आके देखिए आप, रक्त का प्रवाह कैसे होता है? इसमें रक्त का प्रवाह देखिए आप, अब ध्यान से आप इस चीज़ को आपके बिल्कुल सटीक से देखना। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और इसमें मैंने लिखा भी बहुत अच्छे से है कि शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है। शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। मैंने बताया था ना आपको अभी, बिल्कुल दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है? दाएं नीला में, दाएं नीला में पहुँच जाता है। अब दाएं नीला भर जाने के बाद दायां नीला
फुफ्फुस या धमनी द्वारा फेफड़ों में रक्त को भेजता है। जो दायां नीला है हमारा, ये रक्त को कहाँ भेजता है? अब फेफड़ों में भेज देता है, ताकि क्या हो सके? गैसों का आदान प्रदान हो सके, रक्त शुद्ध हो सके। अब फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है ये फुफ्फुस या सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है। फेफड़ों से जो रक्त शुद्ध हुआ है वो फुफ्फुस या सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में। अब जो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस या सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है। मैंने समझा दिया आपको। अब बाएं आलिंद में आने के बाद बाएं आलिंद से बाएं नीला में जाएगा। जब बाएं नीला भर जाएगा तो ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ये शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। ठीक है। अब जो हमारी हृदय की धड़कन है, जो हमारी हार्ट बीट है, ये कैसे होती है? ये धड़कता कैसे है? ये किस कारण से धड़कता है? देखो, ये इसके 3 चरण हमने बता रखे हैं। एक है हमारा आलिंद संकुचन, यानी जब आलिंद में क्या होता है? संकुचन होता है। जब आलिंद सिकुड़ता है तो रक्त निलंब में जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो रक्त कहाँ जाता है? निलंब में चला जाता है। फिर होता है निलय में संकुचन। जब निलय सिकुड़ते हैं तो रक्त फेफड़ा तथा शरीर की ओर भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद होती है समस्वित विश्रांति, यानी हृदय कुछ समय के लिए क्या रहता है? आराम करता है और फिर वापस इसमें पुनः रक्त भर जाता है। हृदय की धमनी, जब हृदय धड़कता है तो लुब डब जैसी आवाज़ हमें सुनाई देती है। और लब की आवाज़, हाँ, जो लुब की आवाज़ जो कैसे आती है, वो किसके कारण आती है? वो आती है जब निलय में संकुचन होता है। और डब की आवाज़ कैसे आती है? जब धमनियों के वाल बंद होने पर। धमनी में वाल मैंने लिखवाया था नहीं होते, लेकिन एक धमनी में तो होते हैं ना। कौन से में? महाधमनी में क्या होते हैं? वाल होते हैं। यस या नो? यस सर। हृदय का नियंत्रण कैसे होता है? हृदय की जो गति होती है ना, ऐसे नोड नियंत्रित करता है उसे, जिसे प्राकृतिक या पेस मेकर कहते हैं। तो हम सिंपल रूप से कह सकते हैं कि पेस मेकर के द्वारा हृदय की जो गति होती है, वो नियंत्रित होती है। यह विद्युत संकेत उत्पन्न करके आलिंद व निलय के संकुचन क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी ये आलिंद व निलय में एक इलेक्ट्रिक संकेत भेजता है, जिससे कि वो कंट्रोल में रहता है। कंक्लूजन आपके सामने जो मैंने पढ़ा है उसको मैंने सबसे बिल्कुल इस टेबल में लिख दिया है। इस टेबल को बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हो और इससे बिल्कुल शॉर्ट सिंपल से समझ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास।